यहाँ पर जो है सीबीएसई बोर्ड हाफ ईयरली एग्जाम जो अभी हाल ही में हुआ, संजीवनी पब्लिक स्कूल क्लास 10 सीबीएसई साइंस का क्वेश्चन पेपर है। प्रीवियस जो है मैंने एक वीडियो बनाया था, जो सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में आपको लिंक दे रखा, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम ये क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर आप 15 तक बताएंगे। MCQs है सारे। क्वेश्चन नंबर 4 है, which position of the object will produce a magnified virtual image if a concave mirror of focal length 15 cm is being used। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में ये बोल रहा है, which position of the object will produce a magnified virtual image। तो हमें बोला है कि मैग्नीफाइड क्या है, मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज। मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज कॉन्केव मिरर जिसकी फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। तो बोलने का मतलब यह है कि वो ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि कॉन्केव मिरर है कोई ऐसे, और हमें क्या दे रखी है, उसकी फोकल लेंथ दे रखी है 15 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है U कि U क्या होना चाहिए ताकि हमें वर्चुअल इमेज मिल सके मैग्नीफाइड। तो यहाँ पर इसने अल्टरनेट दे रखे हैं 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा ए। तो इसका आंसर है कि जब F और P के बीच में हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे वर्चुअल इमेज तभी बनती है। तो हमें ये याद रखना है, ये है C। तो वर्चुअल इमेज बनती कैसे है? हालांकि इसने तो ये पूछा है, और आपको याद रखना है कि F और P के बीच में विद इन 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर के अंदर अंदर अगर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो वर्चुअल इमेज बनेगी। तो कैसे बनती है ये? हमें ये याद रखना है कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की जो टिप्स है, ये इससे एक लाइट रेज को दिखाएंगे हम C से होते हुए, और C से होते हुए जो लाइट रे दिखा रहे हैं हम, ये इसी से क्या होगी, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी इसी रास्ते। और एक जो लाइट रे दिखाएंगे हम जो नज़दीक में, क्योंकि नियरेस्ट द पोल है, तो एक रे जो है पोल से होते हुए जाएगी, और फॉलोइंग द रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शंस इट विल बेंड लाइक दिस। और ये हम इसको डॉटेड लाइन में पीछे दिखा देते हैं। तो ये बन गई वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज ऐसे बनती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में तो खैर ये पूछा हुआ कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पे होनी चाहिए। तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ए कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस a magnification of +4 the object is placed। तो अगर मैग्नीफिकेशन कॉन्केव मिरर का जो है +4 दे रखा, तो ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे प्लेस करेंगे? एट द फोकस, या बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिटवीन फोकस एंड पोल, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हम ये कहाँ रखेंगे और कैसे करके पता चलेगा हमें कि कहाँ रखेंगे? क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में ये बोल रहा है कि अगर मैग्नीफिकेशन हमें दे रखा है, मैग्नीफिकेशन दे रखा है हमें +4, ये भी दे रखा है कि मिरर कौन सा है, और ये मिरर क्या है? कॉन्केव है। तो ये दोनों चीज़ें हमें दे रखी है। अब हम क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पे रखेंगे ये +4 लाने के लिए। तो फार्मूला अप्लाई कीजिए, पोजीशन निकालनी है। तो फार्मूला क्या होगा?
मिरर का फॉर्मूला क्या होता है, वो मतलब कि मैग्नीफिकेशन के लिए -v/u। ये हमें चीज़ दे रखी है 4 -v/u। तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा, -4u। अब मिरर फार्मूला अप्लाई कीजिए। मिरर फार्मूला क्या होता है, F इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दीजिए, -4u प्लस 1/u। ये कैलकुलेट हमारा करके आ जाएगा अपॉन में 4u। ये आ गया 1/f और ये आ गया हमारा 3/4u। u हमें निकालना है, तो ये आ गया 3/f/4। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ होगी। अगर मान लिया f हमारा क्या है, f हमारा कुछ भी है, मान लिया f को कुछ भी रख लो, 30 है, फोकल लेंथ मान लिया इसकी 30 है, तो 3 मल्टी ये 40 रख लो। मान लिया f इक्वल टू 40 है, 3 मल्टी 40 करके अपॉन 4 30 सेंटीमीटर। यानी फोकल लेंथ से पहले पहले हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन रखनी होगी। तो इसमें ये बोल रहा है कि कहाँ पे रखेंगे हम, एट द फोकस, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हमारा क्या है, बिटवीन फोकस एंड पोल। तो फोकस और पोल के बीच में रखेंगे हम ऑब्जेक्ट को, तब जाके हमें मिलेगी मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज ऑफ द ऑर्डर +4। अब है क्वेश्चन नंबर 6। ए रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग इन ए डायरेक्शन perpendicular to the boundary of a parallel glass slab. The ray of light is refracted toward the normal, is refracted away from the normal, is reflected along the same path, does not get refracted. तो ये क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में ये बोल रहा है कि ग्लास स्लैब है कोई, ये बोल रहा है कि a ray of light is traveling in a direction perpendicular to the boundary of a parallel glass slab। मतलब ये इसके परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो रहा है लाइट रे, और ग्लास स्लैब का जो इसमें अगर ये इंसिडेंट हो रही है तो नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल भी इसी के अलॉन्ग होगा। तो ये नॉर्मल हो गया और लाइट रे भी इसी के अलॉन्ग है। तो क्वेश्चन ये है, हमारा इंसिडेंट एंगल क्या होगा जब नॉर्मल और ये रेज दोनों का रास्ता एक ही है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, एंगल आई हमारा होगा यहाँ पे 0। तो क्वेश्चन ये है कि ये डेविएट होगा कि नहीं होगा। तो इसको देखते हैं, हमारे पास ये है साइन आई अपॉन साइन आर, क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिया म्यू है ग्लास का। तो साइन आई तो हमें दे रखा है एंगल आई 0, साइन आर को इधर ले जाइए। अब क्या होगा, साइन 0 का वैल्यू क्या होता है 0, म्यू साइन आर। अब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 0 हो नहीं सकता, तो 0 क्या होगा, साइन आर इक्वल टू 0। किसकी वैल्यू होती है, साइन 0 की। तो इस प्रकार से एंगल आर हमारा आ गया 0। तो एंगल आर 0 का मतलब यह है कि ये डेविएट नहीं होगा, इट विल नॉट डेविएट। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि जो रिफ्रैक्टेड रे है ये सी आंसर होगा। इस नहीं, ये रिफ्लेक्टेड लिखा है तो क्या होना चाहिए, इज रिफ्रैक्टेड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये आंसर हो जाएगा, राइट। रिफ्रैक्टेड टुवर्ड्स द नॉर्मल का मतलब है कि जो नॉर्मल ये है और रिफ्रैक्टेड रे का भी यही वे होगा, यही रास्ता होगा रिफ्रैक्टेड रे का भी। मतलब एंगल आर 0 होने का मतलब। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में ये बोल रहा है कि एन एलिमेंट एक्स इज सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद द हेल्प ऑफ नाइफ
It is very reactive to air and cannot be kept open in the air. It reacts vigorously with water. Identify the element from the following. तो पहला मैग्नीशियम दे रखा, सोडियम दे रखा, फास्फोरस, कैल्शियम। तो सॉफ्ट बोल रहा है ये एलिमेंट एक सॉफ्ट है, तो इनमें सबसे सॉफ्ट क्या है? सोडियम है। सोडियम और पोटेशियम, लिथियम ऐसे मेटल्स हैं जिनको हम नाइफ से काट सकते हैं। साथ में और भी प्रॉपर्टी दे रहा है कि बहुत रिएक्टिव है एयर में, तो रिएक्टिव भी है और सॉफ्ट भी है, तो वो सोडियम है। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा हमें, लाइन्स ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इरेक्ट इमेज 3 times द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें जो चीज़ें दे रखी हैं हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दे रखा है? लेंस दे रखा है एक, जिसकी फोकल लेंथ क्या है? 12 सेंटीमीटर्स। और कौन सी इमेज बना रहा है ये? इरेक्ट इमेज बना रहा, इरेक्ट इमेज। और दे रखा है इसने कि 3 times द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी इमेज उसकी हमें दे रखी है 3 times बनती है। तो ऑब्जेक्ट की हाइट हम मान लेते हैं, ऑब्जेक्ट हाइट अगर क्या है? h है, तो इमेज हाइट क्या होगी? ये बोल रहा है 3 times। तो मैग्नीफिकेशन निकाल लेते हैं इसका। मैग्नीफिकेशन क्या होता है लेंस का? लेंस का मैग्नीफिकेशन होता है h डैश अपॉन h। ये इमेज हाइट है और ये ऑब्जेक्ट की हाइट है, और ये v अपॉन u, ये इमेज की डिस्टेंस है और ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। कहाँ से? ऑप्टिकल सेंटर से। अब हमें क्या h डैश अगर हम मान ले, h डैश ये 3h है, दे रखा है कि 3 times बनती है। ऑब्जेक्ट की हाइट h है और ये v u। अब हमारा जो है u और v के बीच में रिलेशनशिप आ गई है, v = 3u। अब हमें दो फोकल पॉइंट दे रखा है, तो हम ये मिरर लेंस फार्मूला लगा लेते हैं। 1/v की जगह में क्या रखें? 3u। 1/f हमें कितना देगा? 12 सेंटीमीटर दे रखा। 3u एलसीएम हो गया, 1 माइनस ये क्या है? u है, कैंसिल 3, 1/12, ये -2/3u, 1/12। 3u = कितना हो जाएगा? -24, और u = आ गया हमारा कितना? 3 डिवाइडेड हो जाएगा -8। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस तो आ गई हमारी -8 सेंटीमीटर्स। अब निकालते हैं इमेज की डिस्टेंस। 3u है, 3 × -8 कितना हो जाएगा? -24 सेंटीमीटर। हमें जो पूछा है, हमें पूछा है कि u और v के बीच की डिस्टेंस। तो u कितना है? -8, तो हमारा कितना आ जाएगा? -8 + 24, यानी 16 सेंटीमीटर आ गई डिस्टेंस। यानी इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? 16 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 8 था ये। तो हमारी जो है इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस कितनी आ गई? 16 सेंटीमीटर। ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहा है कि मूवमेंट ऑफ द सिंथेसाइज्ड प्रोडक्ट फ्रॉम लीव्स टू द रूट्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स बॉडी टेक्स प्लेस थ्रू द फ्लोएम। दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलोकेशन, ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन। तो ये कौन सा आंसर है इसका? ट्रांसपोर्टेशन। क्या है कि जाइलम और फ्लोएम दोनों जो है, ये दोनों जो टिश्यूज़ होते हैं, इनके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है, इसलिए ये प्रोसेस क्या होगी? ट्रांसपोर्टेशन होगी। क्वेश्चन नंबर 10, समटाइम्स वी गेट पेनफुल क्रैम्प्स इन आवर लेग मसल्स आफ्टर रनिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ। इसका आंसर है लैक्टिक एसिड। क्या होता है? हमारी जो मसल्स होती हैं, कभी कभी ज़्यादा दौड़ने की वजह से पाँव में जैसे पेन हो जाता है, या फिर कभी ज़्यादा एक्सरसाइज करने से कोई मसल्स में दर्द होने लगता है, या फिर कभी अचानक किसी पर्टिकुलर पोजीशन में हो, लेग में अक्सर ये काम चीज़ें हो जाती हैं, इसको मसल क्रैम्प बोलते हैं। तो ये वैसे अपने आप नॉर्मल हो जाता है। तो ये होता कैसे है? ये हमारे बॉडी में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो ऐसे क्रैम्प्स जो है मसल्स मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, और उसकी वजह से क्या होता है? पेन होता है, क्योंकि लैक्टिक एसिड बनता है
उसकी वजह से पेन होता है लैक्टिक एसिड की। ये चीज़ें वैसे नॉर्मल हैं, अपने आप ठीक हो जाती हैं। इसको कंट्रोल करता है बाइल्स। बाइल्स क्या करता है, लैक्टिक एसिड को ब्रेकअप करके हटा देता है बॉडी से, तो फिर ये अपने आप सही हो जाता है। दिस इज नॉन एन मसल क्रैम्प्स। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। तो यह है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है एल्यूमिनियम से, एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है जिंक से, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है आयरन से। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज आप याद रख लेना। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है, के, फिर होता है सोडियम, फिर लिथियम, मेन देख लीजिए आप, कैल्शियम, ये अक्सर पूछे जाते हैं, फिर मैग्नीशियम, और फिर मैग्नीज, फिर होता है जिंक, और फिर आती है बारी आयरन की, फिर लेड, फिर हाइड्रोजन। ये याद रखना कि हाइड्रोजन के नीचे कौन कौन से हैं। कॉपर हाइड्रोजन से भी नीचे आता है रिएक्टिविटी सीरीज में, याद रख लेना। अब है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो कभी हम खाना ऐसे खा लेते हैं कि ज़्यादा एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट हो जाता है, जिससे हमारी स्टमक की इनर लाइनिंग में क्या हो जाता है, डैमेज होने लगती, जलन होती है। लेकिन उससे बचने के लिए तुरंत हमारी बॉडी प्रिपेयर रहती है और म्यूकस सीक्रेट करती है। स्टमक की वॉल से म्यूकस सीक्रेट होता है जो हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाता है इनर लाइनिंग को सेफ रखने के लिए। तो इसका आंसर है म्यूकस। क्वेश्चन नंबर 13, ऑल द मेथड मेंशन्स बिलो कैन बी यूज टू प्रिवेंट द फूड फ्रॉम गेटिंग रैंसिड। पहले तो आपको बता दें कि रैंसिडिटी होती क्या है। फूड में जो है ऑयल्स होता है या फैट्स होता है, क्या होता है कि ज़्यादा देर तक बाहर रखने से फूड क्या होता है, ख़राब हो जाता है। जो ऑयल्स और फैट्स होते हैं ये ब्रेकअप होने लगते हैं और मॉलिक्यूल्स में, जो जिनसे बेकार सा स्मेल आता है और तरह की गैसेस की वजह से जो है स्मेल आती है, और बाद में फिर बैक्टीरिया भी पड़ जाते हैं इस तरीके फूड में। तो इसीलिए रैंसिडिटी बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक तो इसने दे रखा है स्टोरिंग द फूड इन द एयर टाइट कंटेनर। हमेशा फूड को एयर टाइट कंटेनर में रखें या फिर रेफ्रिजरेटर में। ये दोनों तरीके तो रैंसिडिटी को बचाने के लिए हैं। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन से तरीके रैंसिडिटी को बचाने के नहीं हैं। तो ये 3rd एंड 4th है, कीपिंग द फूड इन क्लीन एंड कवर्ड कंटेनर्स। तो खाली इतना काफ़ी नहीं है, कवर्ड कंटेनर है कोई, उसमें कहीं ना कहीं से जो है अगर एयर टाइट नहीं है तो ऑक्सीजन कहीं कहीं से इंटर करेगी, तो वो जो फूड में अवेलेबल ऑयल्स है, फैट्स है, वो ब्रेकअप हो जाएंगे। ब्रेकअप होने के बाद वो स्मेल देंगे और ख़राब हो जाएगा फूड। ऑलवेज टचिंग द फूड विद, ये काफ़ी नहीं है, क्लीन हैंड्स, ये तो नॉर्मल तौर पे है फ्रेश फूड के लिए। फ्रेश फूड खा रहे हो कोई तो क्लीन हाथों से ही टच करना चाहिए फूड को, वो बात सही है, लेकिन ये रैंसिडिटी से बचने का तरीका नहीं है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 13 का डी पार्ट है 3rd एंड 4th। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में ये बोल रहा, व्हेन ए बीम ऑफ वाइट लाइट फॉल्स ऑन ए ग्लास प्रिज्म द कलर ऑफ लाइट विच विल डेविएट लीस्ट। तो सबसे ज़्यादा लीस्ट कौन सा कलर होगा, रेड होगा, क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। तो ज़्यादा वेवलेंथ वाला कलर क्या है, कम डेविएट करेगा, और कम वेवलेंथ वाला कलर ज़्यादा डेविएट करेगा, वायलेट। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 का बी है, रेड सबसे कम डेविएट ये करेगा। क्वेश्चन नंबर 15, ब्लू कलर ऑफ द स्काई ड्यू टू द फेनोमेना ऑफ। तो ब्लू कलर स्काई का जो होता है वो स्कैटरिंग की वजह से होता है। स्कैटरिंग क्या होती है, जब लाइट किसी गैस मॉलिक्यूल्स में पड़ती है तो ये एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करने के बाद ये इल्यूमिनेट हो जाता है, मतलब इसमें जो कलर्स होते हैं इस स्कैटर्ड हो जाते हैं। तो क्योंकि ये गैस पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, छोटे होने की वजह से कम वेवलेंथ वाले कलर को स्कैटर कर पाते हैं, इसलिए इसका का कलर ब्लू होता है, ये स्कैटरिंग की वजह से। तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का डी है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 16 में पूछ रहा है, रस्टिंग ऑफ आयरन इन्वॉल्व्स अ केमिकल रिएक्शन विच इज ए कम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एज वेल एज कम्बिनेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले तो बता दें कि रस्टिंग क्या है।
रस्टिंग मतलब Fe+H2O क्या बनता है इसमें, Fe3O4, ये फेरस ऑक्साइड है। तो इसमें एक नया प्रोडक्ट बन रहा है जो ये फेरस ऑक्साइड है, ये मेटल है, ये नॉन मेटल्स, तो दोनों करके एक नया प्रोडक्ट बन रहा है। तो कम्बिनेशन रिएक्शन भी है और ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी। तो हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 16 में बी होगा ऑक्सीडेशन एज वेल एज कम्बिनेशन रिएक्शंस। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछ रहा, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस विल नो डिस्पर्सन टेक प्लेस व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू इट। अब प्रिज्म में सनलाइट इंटर करेगी तो क्या होगा, 7 कलर्स में स्प्लिट अप हो जाता है, डिस्पर्जन की प्रोसेस होती है इसमें। केवल बी वाला जो फिगर है इसमें डिस्पर्जन नहीं होगा, क्योंकि लाइट रे जैसे इंसिडेंट यहाँ पे होगी, ये स्प्लिट अप हो भी गया 7 कलर्स में, तो आगे जाके दोबारा ये मर्ज हो जाएगा, क्योंकि ये प्लेन इसके पैरेलल है, तो इट विल बी गोइंग ऑन द सेम डायरेक्शन एज दिस इज राइट, इसीलिए जो है डिस्पर्जन प्रोसेस होगी नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर 18 है, द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज अ टाइप ऑफ। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होती है वो हमेशा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। एज एन एग्जांपल देख लीजिए, HCl और NaOH रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, सोडियम क्लोराइड और H2O। तो यहाँ पर ये आयनों का एक्सचेंज हो रहा, और आयनों का एक्सचेंज हो रहा है, इसीलिए क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब है क्वेश्चन नंबर 19, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार ये फिनोमेना दैट अकर्स ड्यू टू रिफ्रैक्शन। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार हमेशा रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है क्या, कैसे करके होता है ये, मान लिया सपोज करो कि ये स्टार है, यहाँ से लाइट आ रही है और ये अर्थ में कोई हम देख रहे हैं, तो एटमॉस्फेयर में क्या होता है कि तरह तरह की लेयर्स होती हैं, लेयर्स की वजह से रिफ्रैक्ट होता रहेगी, कंटिन्यू रिफ्रैक्ट होकर हमारी आइज़ तक पड़ेगी। लास्ट में जो रिफ्रैक्टेड रे है इसको अगर आगे बढ़ाएंगे, ये रिफ्रैक्टेड रे लास्ट में, और तो स्टार की इमेज कहाँ दिखेगी, यहाँ। लेकिन ये एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है ये चेंज होता रहता है, और इसलिए इनकी डेंसिटी चेंज होती रहती लेयर्स की, जिससे ये इमेज एक जगह में नहीं बनती, बल्कि ये इमेज चेंज होती रहती। इसकी पोजीशन चेंज होने की वजह से हमें ये स्टार्स टिमटिमाता हुआ दिखता है, ट्विंकलिंग इफेक्ट देता है ये। क्वेश्चन नंबर 20 में है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर तो रिफ्रैक्शन है कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार रिफ्रैक्शन की वजह से होगा। क्वेश्चन नंबर 20, इन ए स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट द कलर दैट हैज़ द लीस्ट वेवलेंथ। तो ये जैसा मैंने बताया था विबग्योर, आपको ये याद रखना, विबग्योर ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है ऊपर की तरफ, वेवलेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो याद रखना सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेड कलर की होती है, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, इंडिगो, वायलेट की सबसे कम वेवलेंथ होती है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में यही पूछा है कि सबसे लीस्ट वेवलेंथ किसकी है, तो वायलेट कलर की होती है। बाकी का नेक्स्ट वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। रेस्ट ऑफ क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको कल या परसों मिल जाएगा। थैंक यू।